हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो 3 टॉपिक है। इसमें पहला जो हम आपको बताएंगे वो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1906, और दूसरा जो है टॉपिक वो आप बताएंगे 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन, और तीसरा जो टॉपिक होगा वो मुस्लिम लीग की स्थापना होगा। तो जैसा कि पिछली बार हमने जो आपको बताया था वो बंगाल विभाजन के बारे में बताया था, स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताया था, और आज जो हम चर्चा करेंगे वो स्वराज की मांग की चर्चा करेंगे, कांग्रेस के विभाजन की चर्चा करेंगे, और तीसरी जो चर्चा होगी वो मुस्लिम लीग की स्थापना की चर्चा होगी। और आशा हम करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो आइए हम जो है पहला जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमने बताया वो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। वैसे तो कांग्रेस का कोलकाता में कई अधिवेशन हुआ था, लेकिन जो ये अधिवेशन है ये 1906 का है, 1906 का। तो हम इसलिए इसको अलग से पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस अधिवेशन की अपनी एक बड़ी खासियत है। 1906 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, और आयोजन से पहले ही विवाद की लकीरें आनी शुरू हो गई थी। और सबसे पहले 1906 में जब कोलकाता अधिवेशन बुलाया गया तो इसमें 2 ग्रुप थे। पहला था उदारवादी, जिसकी संख्या अधिक थी, और दूसरा था उग्रवादी। तो उदारवादी जो थे वो अध्यक्ष रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और जो उग्रवादी थे वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक। तो कहने का मतलब है कि अध्यक्ष पद को लेकर के इसमें विवाद होने लगा था, क्योंकि जो गरम दल के नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और जो नरम दल के नेता थे वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो देखिए, इसमें 2 शब्द है। एक भारतीय इतिहास में 2 बार नाम आया है, एक है रास बिहारी घोष और एक है रास बिहारी बोस। तो ये जो बोस है रास बिहारी, ये क्रांतिकारी हैं, ये अतिवादी हैं। तो ये बोस अलग हैं, ये क्रांतिकारी हैं, और रास बिहारी घोष जो हैं वो उदारवादी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। तो उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और इस समय उग्रवादियों का प्रभाव धीरे धीरे भारतीय जनमानस पर असर कर रहा था। तो इसलिए लोगों को लगा कि अगर हम बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, खास करके गरम दल को लगा, तो इससे कहीं न कहीं अगर हमारा अध्यक्ष नहीं हो पाएगा तो भारतीय नौजवानों को जोड़ना इतना आसान नहीं है, या मिडिल क्लास को अपनी बात तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। और जब तक गरम दल का अध्यक्ष नहीं बनेगा तब तक उसकी विचारधारा समाज के अंतर्गत लाने में कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोनों में आपस में मतभेद चल ही रहा था। तो उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी का नाम उछाल दिया। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद थे, ब्रिटेन में थे, और दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जो आप कह सकते हैं कि बड़े देशभक्त थे, और उनको नरम और गरम दोनों दल पसंद करते थे। तो जब दादा भाई नौरोजी का नाम आ गया तो फिर रास बिहारी घोष और बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बनने से रह गए, और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया। उस समय इनकी उम्र जो थी वो 80 वर्ष की थी। तो दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष बन गए तो जो कांग्रेस का विवाद था वो स्वतः अपने आप शांत हो गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी
ये पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो उनका लोअर हाउस है, उसके सांसद थे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1867 में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में भी बताया था कि भारत का प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय आय है वो लगभग 3 करोड़ रुपए है। और यही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी निकाला था, प्रति व्यक्ति आय। और उन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो प्रतिवर्ष 20 रुपए है। तो कहने का मतलब है कि ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया, और पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद भी हैं। और इसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी बने थे। जैसे पहली बार 1886 में कोलकाता अधिवेशन में, 1893 में लाहौर अधिवेशन में, और अब तीसरी बार जो है ये 1906 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनने में सफल रहे। और यही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को भारतीय जनमानस के सामने प्रस्तुत किया था। क्योंकि दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये पता लगाया कि भारत का जो पैसा है वो ब्रिटेन में चला जा रहा है और उसका प्रतिफल हम भारतीयों को नहीं मिल रहा है। तो बड़े देशभक्त थे, बड़ी विचारधारा थी। और इनको आपने सुना होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वयोवृद्ध नेता के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति थे, चाहे वो नरम दल के लोग हों चाहे गरम दल के लोग हैं, बड़े आदर सम्मान के साथ इनसे लोग पेश आते थे। इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। हालांकि इस समय 80 वर्ष की अवस्था में ये संरक्षक की भूमिका अच्छी तरीके से निभा सकते थे, लेकिन इनको अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि ये नरमपंथियों की सोची समझी रणनीति थी। और खास करके नरमपंथी नेता जानते थे कि जब दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे तो गरम दल के लोग इनका विरोध करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो जब दादा भाई नौरोजी का नाम आ गया तो स्वतः जो विवाद होने वाला था वो अपने आप समाप्त हो गया था। तो अध्यक्ष ये बन गए। और अध्यक्ष जब बने तो इनसे कह करके उग्रवादी नेताओं ने, उग्रवादी नेता, और उग्रवादी नेता में हमने आपको बताया ही है 3 लोग तो पूरी दुनिया जानती है, जैसे लाल हो गए, बाल हो गए, पाल हो गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और इनसे भी अतिवादी जो थे अरविंद घोष थे, अरविंद घोष। तो इन सभी लोगों ने दादा भाई नौरोजी से कह करके कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ही 4 प्रस्ताव पारित कराने में सफल रहे। और ये 4 प्रस्ताव जो पारित किया गया था, इसमें पहला जो था वो स्वदेशी था, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा था, राष्ट्रीय शिक्षा था, और तीसरा जो था बहिष्कार था, बहिष्कार, और चौथा जो था वो आप बताएंगे स्वराज था, स्वराज था। तो कहने का मतलब है कि भले ही दादा भाई नौरोजी उदारवादी संघ से थे या उदारवादी दल से थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने उग्रवादियों के कहने पर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित करने में सफल रहे। तो अध्यक्ष उदारवादी है, लेकिन चली इसमें किसकी? उग्रवादियों की चली थी। और उग्रवादियों ने दादा भाई नौरोजी से कह करके स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और स्वराज को पारित करवाने में सफल रहे। तो उग्रवादियों का मानना था कि चाहे विदेशी वस्तु हो, चाहे विदेशी अदालत हो, चाहे विदेशी विद्यालय हो, चाहे कोई विदेशी संस्था हो, इन सब का बहिष्कार करना चाहिए। और जो हमारे उदारवादी लोग थे वो विदेशी शिक्षा पर, आधुनिक शिक्षा पर, अंग्रेजों की विचारधारा पर इतना उनका विश्वास नहीं था। अपनी शिक्षा पर, अपनी कल्चर पर उग्रवादियों को ज़्यादा भरोसा था। जिन्होंने कहा कि विदेशियों के आचार विचार से हम लोग प्रभावित ना होकर के बल्कि अपने कल्चर से प्रभावित करेंगे, रहेंगे, जुड़ेंगे, जानेंगे, परखेंगे, सुधार करेंगे,
तो इससे हमारे देश का निर्माण होगा। अर्थात विदेशी शिक्षा का इन लोगों ने बहिष्कार किया था। विदेशी शिक्षा के आधार पर किसकी वकालत की थी? राष्ट्रीय शिक्षा की वकालत की थी। और विदेशी चाहे वो कोई भी हो, तो विदेशी की स्थान पर स्वदेशी विद्यालय, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी विचारधारा को लाने के लिए ये लोग बाध्य थे और ऐसा करना चाहते भी थे। तो कहने का मतलब है कि दादा भाई नौरोजी से कह करके उग्रवादी नेताओं ने पहली बार भारत की धरती पर स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा बहिष्कार स्वराज प्रस्ताव ये लोग पारित कराने में सफल रहे थे। और कोलकाता की धरती से ही दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार जो है वो स्वराज की मांग की गई थी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारतीय इतिहास में स्वराज की मांग किसने की थी, तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने की थी। और किस अधिवेशन में किया था? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया था। लेकिन जो ये स्वराज है, अभी इसमें पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई है, पूर्ण स्वाधीनता की बात नहीं की गई है। ये जो स्वराज है ये स्वशासन तक सीमित है, स्वशासन तक सीमित है। और इस स्वशासन या इस स्वराज में कन्फ्यूजन था। उदारवादी अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे थे और जो उग्रवादी थे वो अपने आधार पर अपना एक अर्थ लगा रहे थे। इसकी प्रस्तावना को लेकर के भी लोगों में मतभेद था, खास करके उदारवादी और उग्रवादी में। तो सबसे बड़ी जो विशेषता है, आप कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में पहली बार जो स्वराज की मांग की गई थी वो कोलकाता अधिवेशन में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। अब उसके बाद अगला जो विषय है, अगली जो हेडिंग है, आप बताएंगे कांग्रेस का सूरत विभाजन। कांग्रेस का सूरत विभाजन। और कांग्रेस का जो ये सूरत विभाजन था ये 1907 में था और ये प्रथम विभाजन था। कांग्रेस पहली बार जो है बटी थी। और ये जो विभाजन था वो किसके किसके बीच में था? तो नरम तथा गरम दल के बीच में था। नरम तथा गरम दल के बीच में था। अब देखिए, कांग्रेस अगर विभाजित हो रही है या कोई संस्था विभाजित हो रही है तो उसके अपने कुछ न कुछ कारण होते हैं और बगैर कारण के, बगैर विचारों में अंतर के विभाजन किसी का भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी, ऐसी क्या समस्याएं हो गई थी जो पिछले कई वर्षों से नरम और गरम दल दोनों साथ साथ चल रहे थे। अब इनको मतलब विभाजित क्यों होना पड़ा था, तो इसके कारण के विषय में हम जानेंगे। विभाजन के कारण, विभाजन के कारण। तो देखिए, विभाजन के कारणों में कई बातें आप समझ सकते हैं। एक तो विचारों में अंतर, विचारों में अंतर। दूसरा स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, आंदोलन का स्वरूप, इसके नेचर को लेकर के भी मतभेद था, स्वरूप। और तीसरा अध्यक्ष पद है, अध्यक्ष पद है, अध्यक्ष पद। अब देखिए, कांग्रेस में जो विभाजन हुआ है वो नरम दल अलग है और गरम दल अलग हो गए थे। तो जो नरम दल के लोग थे, तो नरम दल संवैधानिक सुधार की बात करते थे, वो याचिकाओं की बात करते थे, वो अनुनय विनय की बात करते थे, वो अंग्रेजों के शासन में विश्वास रखते थे, भरोसा रखते थे। और हमारे उदारवादी नेताओं का ये मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के लोग शासन करें, वो बड़ी सत्ता से बिलोंग करते हैं और उनके अंतर्गत हम लोग रह करके अपनी जन भागीदारी से, अपने संवैधानिक सुधार से हम लोग मिल करके उनके साथ अपना शासन करेंगे। और हमारे उदारवादी उनके सोच को और उनकी भावनाओं को समझने में उस हद तक सफल नहीं हो पा रहे थे जिस हद तक हमारे
उग्रवादी सफल हो रहे थे। तो कहने का मतलब है उदारवादी ये सोचते थे कि ब्रिटिश सरकार के लोग शासन करें, ये बड़ी सत्ता के लोग हैं और इनके पास शक्ति ज़्यादा है, इनके पास पैसे ज़्यादा हैं, इनके पास अनुभव ज़्यादा है, तो ये शासन करें, लेकिन उसमें हम लोगों को भी भागीदार बनाना चाहिए, हम लोगों को भी उसमें प्रशासन में, शासन में, सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में अगर शामिल हो करके मिल करके वो शासन करेंगे तो हम लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर इन लोगों को कोई समस्याएं होती भी थी, उदारवादियों को ऐसा नहीं लगता था कि देश हित में ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए अन्य विनय करते थे, सभाएं करते थे, एप्लीकेशन लिखते थे, संवेदना प्रकट करते थे, याचिकाएं जारी करते थे। तो कहने का मतलब है कि उदारवादी संवैधानिक सुधार में, स्वशासन में विश्वास करते थे। और जो उग्रवादी थे, उग्रवादी पहली बार ब्रिटिश शासन के भावनाओं को समझ रहे थे और वो पहले ऐसे लोग थे, उग्रवादी लोग थे, जो ये समझ गए थे कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पर भारत में शासन करने के लिए नहीं आई है, शोषण करने के लिए आई है। और शोषण करने वालों के लिए विनती करने से या संवेदना प्रकट करने से काम चलने वाला नहीं है। दबाव बनाना पड़ेगा, स्वदेशी लाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, अन्य विनय करने से नहीं मिलती है। इन लोगों ने उसको राजनीतिक भीख बताया था। तो संघर्ष की बात, स्वदेशी की बात, स्वराज की बात, बहिष्कार की बात जो है ये उग्रवादियों के द्वारा किया गया था और ये लोग संघर्ष के माध्यम से भारत को आगे लाना चाह रहे थे। तो विचारों में अंतर हो गया और जब विचारों में अंतर होगा तो उदारवादी और उग्रवादी दूर चले जाएंगे और जब विचारों में टकराव होता है तो बिखराव होता है। जहाँ टकराव है वहीं बिखराव है और इसलिए जो है दोनों अलग हुए। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो स्वदेशी आंदोलन के नेचर को लेकर के जैसे उग्रवादियों का मानना था कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैला दिया जाए, अर्थात लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए, बंगाल या महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण भारत में भी इसका विस्तार दे दिया जाए, पूरे भारत में इसका जाल बिछा दिया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दिया जाए। और उदारवादियों का मानना था कि मामला बंगाल का है तो बंगाल तक ही इसे सीमित किया जाए। तो कहने का मतलब है कि जो उग्रवादी थे तो उग्रवादियों का ये मानना था कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए और जो उदारवादी थे तो उदारवादी बंगाल तक ही अपने आंदोलन को सीमित रखना चाह रहे थे। और तीसरी बड़ी बात है अध्यक्ष पद को लेकर के। अध्यक्ष पद का जो मामला था वो 1905 से ही चला आ रहा था, 1905 से चला आ रहा था और 1905 में उग्रवादी अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले को बनारस में अध्यक्ष बना दिया गया। 6 में भी हमने अभी आपको बताया कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनना चाहते थे और उग्रवादी जो थे वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जब दादा भाई नौरोजी आ गए तो दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया और अध्यक्ष जब उनको बना दिया गया तो ये विवाद समाप्त हो गया। तो साथ में आप कह सकते हैं कि पहले अधिवेशन जो था वो सूरत के बजाय 1907 का जो अधिवेशन था वो नागपुर में होने वाला था, लेकिन नागपुर जो था वो बाल गंगाधर तिलक का गृहनगर था और वो उनके राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी था, लोग जानते भी थे, इनकी चलती भी थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने चालाकी दिखाते हुए नागपुर के बजाय 1907 में सूरत में आयोजित किया और जब सूरत का अधिवेशन शुरू हुआ तो उसी समय कांग्रेस में परिवर्तन कर दिया गया और ये कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने गृहनगर में अध्यक्ष नहीं हो सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने होम टाउन में अध्यक्ष नहीं हो सकता है। उस समय सूरत भी मुंबई राज्य में आता था, नागपुर भी मुंबई राज्य में आता था। तो जानबूझ करके इसमें उदारवादी नेताओं ने, खास करके गोपाल कृष्ण गोखले ने ये क्लियर कर दिया कि कोई भी गृहनगर में अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो बैठक सूरत में ताप्ती नदी के किनारे आयोजित की गई और उसमें उदारवादी उग्रवादी सभी लोग शामिल हुए और लगभग सदस्यों की संख्या 1600 थी। और जब इसमें सूरत में बैठक
आयोजित की गई तो उसमें एक बार फिर से जो उग्रवादी लोग थे, तो उग्रवादियों ने कहा कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष हो वो अगर तिलक का आप लोग विरोध कर रहे हैं तो फिर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना दिया जाए, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। और ये तो उग्रवादी की विचारधारा थी कि चलिए आप लोग तिलक को नहीं चाहते हैं तो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना दीजिए। उदारवादी जो थे वो रास बिहारी घोष का नाम एक बार फिर से लेकर के आए, जो कि पिछली बार भी ये मैदान में थे। और उदारवादियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो रास बिहारी बोस थे वो अध्यक्ष होने में, निर्वाचित होने में सफल रहे। और ऐसा कहा जाता है कि लाला लाजपत राय जो थे वो दबाववश अपने नाम को वापस ले लिए थे, क्योंकि इनको पता था कि हमारे लोगों की संख्या कम है और हम अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो पाएंगे। तो रास बिहारी घोष अध्यक्ष निर्वाचित होने में सफल रहे। अब उसके बाद जब वो अध्यक्ष रास बिहारी घोष बन गए तो उसमें जो ये 4 प्रस्ताव पारित करवाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, स्वदेशी हो गया, स्वराज हो गया, बहिष्कार हो गया और राष्ट्रीय शिक्षा हो गई। तो इन सब को लेकर के उदारवादी और उग्रवादियों में समस्या थी, विचारों में असमानता थी। और जो स्वराज है, उदारवादी अपने हिसाब से अलग सोच रहे थे और उग्रवादी अपने हिसाब से अलग सोच रहे थे। तो बड़ा कन्फ्यूजन था और विचारों में काफ़ी अंतर था। जैसे जो उग्रवादी थे तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चाहते थे, विदेशी विद्यालयों का बहिष्कार चाहते थे, विदेशी अदालतों का बहिष्कार चाहते थे। और जो उदारवादी थे वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार चाहते थे, विद्यालयों का या अदालतों का या राजनीतिक विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार नहीं चाहते थे। तो उग्रवादी पूर्ण बहिष्कार करना चाहते थे और उदारवादी जो है सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चाहते थे। और जैसा कि मैंने बताया कि उदारवादी स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और वो उग्रवादी पूरे भारत में इसको लाना चाहते थे। हालांकि जैसे उदारवादी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा भी था कि अगर उग्रवादी और उदारवादी अलग हो जाएंगे तो इससे कांग्रेस का नुकसान होगा, जब कांग्रेस का नुकसान होगा तो भारत का नुकसान होगा। और उग्रवादी में बाल गंगाधर तिलक भी सूरत में कांग्रेस के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका भी मानना था कि अगर हम लोग अलग हो जाएंगे तो हमारी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, उसका सीधा फायदा जो होगा वो अंग्रेजों को मिलेगा। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अपने समर्थकों से लाचार थे, अरविंद घोष से लाचार थे। अरविंद घोष और महाराष्ट्र के जो समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इधर जो थे फिरोज शाह मेहता, वो काफ़ी ताकतवर उदारवादी थे और उनके आगे गोपाल कृष्ण गोखले की चल नहीं पा रही थी। तो तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले फिरोज शाह मेहता के आगे टिक नहीं पाए। और इधर जो है अरविंद घोष और बंगाल के जो और अन्य नेता थे उनकी विचारधारा तिलक की विचारधारा पर भारी पड़ने लगी थी। तो ना चाह करके भी कहीं न कहीं सूरत का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था और प्रथम विभाजन हुआ था। और उसमें उग्रवादी नेताओं को अगले 7 वर्षों तक के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि 1907 में विभाजन तो हो गया सूरत में। फिर इन लोगों ने 1908 में इलाहाबाद में एक विशेष अधिवेशन बुलाया था और विशेष अधिवेशन बुला करके कांग्रेस की नए नियम बनाए गए, उनके संविधान में परिवर्तन किया गया था
तो कांग्रेस ने इलाहाबाद में अपने विशेष अधिवेशन में बुला करके और उग्रवादी नेताओं को अगले 7 वर्षों के लिए इनको बाहर कर दिया गया था, क्योंकि जो सूरत का अधिवेशन हुआ था वो तनावपूर्ण परिस्थितियों में हुआ था। यहाँ तक कि नरम दल में और गरम दल में खुला संघर्ष भी हुआ था, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई थी। यहाँ तक कहा जाता है कि जब मंच पर फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी खड़े थे तो किसी ने जूता भी उछाल दिया था, तो वह जूता फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लगा भी था। और इस स्वराज की प्रस्तावना को लेकर के, बहिष्कार को लेकर के, बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन को लेकर के उदारवादी और उग्रवादियों में बड़ी समस्या थी। और यही वजह है कि सूरत में उग्रवादी और उदारवादी दोनों अलग अलग हो गए और फिर 1908 में इलाहाबाद में विशेष अधिवेशन बुला करके उग्रवादी नेताओं को अगले 7 वर्षों के लिए इनको बाहर कर दिया गया। और जब उग्रवादी बाहर हो गए तो बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको 1908 में गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया, गिरफ्तार करके मांडले जेल भेजा गया। और विपिन चंद्र पाल जो थे वो अस्थायी रूप से, विपिन चंद्र पाल अस्थायी रूप से ये राजनीतिक संन्यास ले लिए। और जो अरविंद घोष थे, तो अरविंद घोष जो थे वो सन्यासी बन गए, आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने आप को हमेशा के लिए राजनीति से अलग कर दिया। और जो लाला लाजपत राय थे बेचारे मूक दर्शक बने हुए थे। तो जब विभाजन हुआ तो ये ब्रिटेन में चले गए, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। फिर 1909 में ये आए, अमेरिका फिर चले गए, गदर आंदोलन से जुड़ गए थे। तो कहने का मतलब है कि जब गरम दल के लोग कांग्रेस से अलग हुए तो तिलक जेल में गए, विपिन चंद्र पाल अस्थायी रूप से राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया, जो अरविंद घोष थे वो सन्यासी बन गए थे। और जो लाला लाजपत राय थे वो पहले ब्रिटेन गए, फिर लौट करके आए, फिर 1909 में अमेरिका चले गए, गदर आंदोलन से जुड़ गए थे। फिर उसके बाद जब बाल गंगाधर तिलक जेल से वापस आएंगे तो फिर गरम दल के लोग 1916 में लखनऊ में नरम और गरम के बीच समझौता होगा, तो इनकी वापसी गरम दल के नेताओं को 1916 में ही जगह मिल पाएगी, इससे पहले इनको शामिल नहीं किया जाएगा। और जो उदारवादी थे, तो उदारवादी जो थे वो 1907 से लेकर के 1916 तक कोई बहुत ज़्यादा भारत पर संवैधानिक सुधार करने में सफल नहीं रहे, क्योंकि जो नौजवान थे, जो ताकतवर लोग थे, वो गरम दल के नेताओं के साथ थे। और गरम दल के लोग की विचारधारा जो थी वो जन जन तक पहुंची हुई थी, लोग इनको ज़्यादा सुनते थे, ज़्यादा पसंद करते थे। तो यही वजह है कि गरम दल के अलग हो जाने से उदारवादी नेताओं का जो प्रभाव था वो कम हुआ। और ज़्यादातर जो थे उदारवादी नेता विभाजन हो जाने के बाद अपने अपने रूम पर चले गए और बहुत ज़्यादा कोई समाज से जुड़ नहीं पाए। हाँ, ये ज़रूर है कि गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय सेवक समाज के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया, जोड़ा। और गोखले को छोड़ दीजिए तो कोई उदारवादी नेता ऐसा नहीं था जिसने समाज में अपना कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाने में सफल रहा हो। तो कहने का मतलब है कि उदारवादी और उग्रवादी दोनों एक दूसरे के बिना पूरे नहीं थे, बल्कि अधूरे थे। तो इसमें उग्रवादियों का भी नुकसान हुआ, उदारवादियों का नुकसान हुआ, और उदारवादी उग्रवादियों का नुकसान कम हुआ और देश का नुकसान ज़्यादा हुआ। हाँ, फायदा अगर किसी का हुआ है तो वो अंग्रेजों का हुआ। और अंग्रेज बड़े चालाक थे और अंग्रेज को जहाँ पर भी मौका मिलता था, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे विचारधारा के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, वो तुरंत बांटो और राज करो की रणनीति बना करके एक दूसरे को लड़ाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते थे, क्योंकि वो यूरोपियन के संस्कार में होता था। ये विचारधारा बांटो और राज करो रोम से लाई गई थी, वो भी यूरोपियन कंट्री था। तो इसको लेकर के ये लोग बहुत सजग रहते थे। तो उदारवादियों को उग्रवादियों में लड़ाने में भी अंग्रेज ही शामिल रहे, भाषा के आधार पर बांटने में भी शामिल रहे। और जो मुस्लिम लीग है या जो कांग्रेस है, तो इनको भी अलग करने में भी इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है अंग्रेजों की। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि दूरदर्शिता से, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से, विचारों की असमानता की वजह से देश को एक बड़ा नुकसान
उठाना पड़ा था और इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों का हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये सूरत में विभाजन हुआ था, ये प्रथम विभाजन था और इसमें अध्यक्ष पद का भी विवाद था, विचारों का भी विवाद था और स्वराज की प्रस्तावना के प्रारूप को लेकर के विवाद था। और इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। हालांकि उग्रवादी लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उदारवादियों की संख्या ज़्यादा थी। तो संख्या ज़्यादा जब देखा तो लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया था और फाइनली रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल रहे थे। और इस 4 प्रस्तावों के स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, इन सब के प्रयोग को लेकर के विवाद हुआ, कुर्सियां चलाई गई, एक दूसरे पर जूते चप्पल भी चलाए गए। तो ये विभाजन जो था वो देश हित के लिए नहीं था और इससे देश को नुकसान उठाना पड़ा था। इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार का हुआ। और अगर उग्रवादी अपना आंदोलन चलाते, उदारवादियों के साथ रहते, तो उदारवादी सुरक्षा कवच का काम करते। तो एक नरम विचारधारा होती है, गर्म विचारधारा होती है। तो गर्म विचारधारा अंग्रेजों पर दबाव डाल देती है और उदारवादी विचारधारा वो गर्म और ब्रिटिश सरकार के बीच में मीडिएटर की भूमिका होती और इसमें उग्रवादियों का भी नुकसान हो गया। और उदारवादी अगर आंदोलन चलाते तो उग्रवादी जब उनके साथ होते तो जनता का विश्वास होता, नौजवान होते, तो पैसा उदारवादियों के पास और ताकत जो थी वो उग्रवादियों के पास थी। तो ताकत में उग्रवादी आगे थे और पैसे में उदारवादी आगे थे। तो इससे देश का बड़ा नुकसान हुआ था। अब हम लोग आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं तीसरा जो टॉपिक है मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई, किसने किया, कहाँ पर अधिवेशन हुआ, इन सबको जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और पीछे वहाँ तक जाना होगा जहाँ से अंग्रेज़ों ने अपनी शुरुआत, चाहे राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, तो जहाँ से इन लोगों ने अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी वहीं से हम लोगों को यहाँ से इसे ले जाना होगा। और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ों ने सत्ता किससे छीनी थी, तो मुगलों से सत्ता छीनी थी। मुगलों से सत्ता अंग्रेज़ों के द्वारा छीनी गई थी। और मुगल किस धर्म को मानते थे? इस्लाम को मानते थे। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले लगभग 650 वर्ष तक शासन किसका था? तो हिंदुओं का नहीं था बल्कि इस्लाम का शासन था। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने इस्लाम का नुकसान ज़्यादा किया, अर्थात मुस्लिम का नुकसान ज़्यादा किया और हिंदुओं का नुकसान कम किया था। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि ताकतवर भारत में हिंदू कम है, अंग्रेज ज़्यादा हैं। क्योंकि उस समय जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो मोहम्मडन अधिक होते थे, हिंदू कम होते थे। प्रॉपर्टी भी उस समय हिंदुओं के पास कम होती थी, मुसलमानों के पास ज़्यादा होती थी। और शिक्षा भी हिंदुओं की नहीं चल रही थी, चाहे वो अरबी हो चाहे फारसी हो, वो इस्लामिक शिक्षा थी, उसमें हिंदू भी जुड़े हुए होते थे। लेकिन फ़ायदा जो था वो कहीं न कहीं मुसलमानों को ही ज़्यादा मिलता था, हिंदुओं का शासन था ही नहीं। तो जिसका शासन नहीं है उसका विकास उस समय देखना समझना हमें लगता है कि वो बेईमानी है। तो कुल मिलाकर के जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज के आने से पहले 650 वर्ष तक, चाहे वो सुल्तान हो चाहे मुग़ल हो, उन्होंने इस्लामिक कल्चर को आगे बढ़ाया, उनको ही फ़ायदा पहुंचाया। और आप तो जानते ही होंगे कि ये लड़ाकू जातियां होती थीं और ये धर्म को लेकर के काफ़ी सजग भी रहते थे ये लोग। और लड़ने में और दूरदर्शिता में, योजना बनाने में इनका कोई जोड़ नहीं होता था। तो जो इनके साथ हो लेता था उसका नुकसान नहीं होता था बल्कि फ़ायदा होता था। और जब अंग्रेज़ों ने मुग़लों से सत्ता छीनी तो मुसलमानों की हैसियत, मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की शिक्षा, मुसलमानों की जागरूकता हिंदुओं की अपेक्षा अगर देखा जाए
तो अधिक थी। तो इसलिए अंग्रेजों को ये पता था कि हम जो है हिंदू को साथ लेकर के चलेंगे और मुसलमानों का विनाश करेंगे, क्योंकि खतरा उनको जब हिंदुओं से होता था तो मुसलमानों का साथ देते थे, और जब मुसलमानों से होता था तो हिंदुओं का साथ देते थे। दोनों का एक साथ इन्होंने कभी भी साथ नहीं दिया है, क्योंकि वो बांटो और राज करो में विश्वास रखते थे, उन्हें महारत हासिल थी और ये विचारधारा वो लेकर के यहाँ पर अपने साथ साथ चलते रहते थे। ये पूरा इतिहास रहा है कि वो मौका लड़ने में कम बनाते थे और तोड़ने में हमेशा ये ज़्यादा बनाते थे। और आपने सुना भी होगा कि मुसलमान भी जानता था कि हमारा जो दुश्मन है वो अंग्रेज है, क्योंकि हमारी शिक्षा को, हमारे धर्म को, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को, हमारे कल्चर को यदि किसी ने कमज़ोर किया है तो अंग्रेजों ने किया है। तो मुसलमान भी अपना दुश्मन नंबर 1 अंग्रेज को ही मानते थे, हिंदू को नहीं मानते थे। और आपको पता होगा कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक भाग हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों ने लिया था, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे मौलवी अहमदुल्ला हो, और चाहे लियाकत अली खां हो, चाहे खान बहादुर खां हो। तो जब 1857 में हिंदू और मुसलमान, खास करके मुसलमानों की सहभागिता अधिक थी और इसमें हिंदू और मुसलमान साथ साथ मिल करके लड़े थे, तो समझ गए थे ब्रिटिश लोग कि हिंदुओं की अपेक्षा अगर हम मुसलमानों को कमज़ोर करेंगे तो हमें कहीं न कहीं फ़ायदा अधिक मिलेगा। यहाँ तक कि चाहे प्रशासनिक उच्च पद हो, प्रशासनिक उच्च पद हो, चाहे सैन्य उच्च पद हो, तो सैन्य उच्च पद या प्रशासनिक उच्च पद, ये सारे उच्च पद जो होते थे वो हिंदुओं को मिल जाते थे, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिलते थे। और इनके बुनकर होते थे मुसलमानों के, इनके चरखे को, इनके हस्तशिल्प उद्योग को तोड़ दिया गया। और इनकी जो शिक्षा होती थी, चाहे वो अरबी हो गया, चाहे फारसी हो गया, उनके स्थान पर जो भाषा आ गई वो अंग्रेजी आ गई। तो हिंदू जो है अरबी को भी सीख लिए, फारसी को भी सीख लिए, अंग्रेजी को भी सीख लिए, अर्थात आधुनिक शिक्षा से भी जुड़ गए। तो हिंदुओं का विकास मुसलमानों की अपेक्षा अधिक हो गया। लेकिन मुसलमानों का ये मानना था कि अरबी और फारसी के स्थान पर अगर हम अंग्रेजी को सीखेंगे तो हमारा धार्मिक नुकसान हो जाएगा, हमारे कौम का नुकसान हो जाएगा। तो यही वजह है कि ये आधुनिक शिक्षा कहीं न कहीं हिंदुओं के मामले में, जब आप हिंदुओं से तुलना करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और अंग्रेजों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, इवन तो धार्मिक रूप से उनको कमजोर किया, उनकी स्थिति को छिन्न भिन्न कर दिया था। क्योंकि ये जानते थे कि जिस तरीके 57 में भारत के मुस्लिम राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था और उनको दबाव में लाया था, तो वो समझ गए थे कि हिंदुओं की अपेक्षा इनका नुकसान करना ज़्यादा जरूरी है। तो 1857 के बाद अचानक मुसलमानों की आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था डामाडोल हो गई, कमज़ोर हो गई। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि सेना में मुसलमानों की भर्ती ना के बराबर होती थी, उच्च पद इनको कम मिलते थे, इनके हस्तशिल्प उद्योग को तोड़ दिया जाता था, इनकी शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया गया था, इनकी स्थितियाँ छिन्न भिन्न हो गई थीं। और ये कई दशकों तक चलता रहा। जब 1870 के दशक के समय भारत में राजनीतिक विचारधारा बढ़ने लगी, खास करके जो बंगाल के मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोग थे, चाहे राजा राम मोहन राय हो गए, चाहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, चाहे दयानंद सरस्वती हो गए, तो इन सब लोगों ने धीरे धीरे लोगों में राजनीतिक विचारधारा को लाने का प्रयास किया। लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होने लगे और जब लोग इकट्ठा होने लगे, हिंदुओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। आर्य समाज आया, रामकृष्ण मिशन आया, ICS लोग बनना शुरू कर दिए, लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू कर दिए, राष्ट्रवाद आना शुरू हो गया। तब कहीं न कहीं अंग्रेजों का नज़रिया जो था मुसलमानों के प्रति अलग हो गया। और इसी समय जो है लगभग 1871 की बात है, तो 1871 में विलियम हंटर थे, विलियम हंटर एक शिक्षा के बड़े जानकार थे। विलियम हंटर, उन्होंने एक किताब लिखी थी
इंडियन मुसलमान, इंडियन मुसलमान। तो इंडियन मुसलमान में 1871 की बात है, विलियम हंटर ने ये कहा था कि यदि हम मुसलमानों को थोड़ी सी सुविधा दे देते हैं तो कहीं न कहीं मुसलमानों को अपनी ओर मिलाया जा सकता है, और जब मुसलमान सुविधा पा जाएंगे, उनको लालच दे दिया जाएगा, तो उनको बड़ी आसानी से अपनी ओर मिलाया जाएगा, और जब मुसलमान अपनी ओर आ जाएंगे तो धीरे धीरे हिंदू और मुसलमान वो उनमें दूरियां बढ़ जाएंगी। तो थोड़ा सा सुविधा अगर हम लोग दे देंगे तो बांटो और राज करो की रणनीति को यहाँ पर आसानी से लागू किया जा सकता है। और उसी समय मुंबई के गवर्नर थे, उनका नाम था माउंट, मुंबई के जो गवर्नर थे, मुंबई गवर्नर का नाम था माउंट स्टुअर्ट, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो थे ये मुंबई के गवर्नर थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हम लोग अगर भारत में बांटो और राज्य करो की रणनीति लेकर के आए, रोमन की विचारधारा को अगर हम यहाँ पर लागू करें तो हिंदू और मुसलमानों को अलग करने में जरा सा भी संकोच नहीं होगा, और हम राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से भारत में काफ़ी दिनों तक सफल हो जाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने भारत में बांटो और राज्य करो की विचारधारा को सबके सामने प्रस्तुत किया, तो आप तुरंत बताइएगा कि बांटो और राज्य करो की विचारधारा लाने वाले सबसे पहले जो थे मुंबई के गवर्नर थे, उनका नाम था माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। और इन्होंने ये कहा था कि हम बांटो और राज करो की रणनीति को यदि फॉलो करें तो भारत को, समाज को तोड़ने में जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए, और इससे उल्टा हमें लोगों को फायदा होगा, अर्थात अंग्रेजों का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। तो इसी सिलसिले में आपने सुना होगा कि इन लोगों ने, एक पढ़े लिखे नेता थे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। तो सर सैयद अहमद खां पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुसलमानों को शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक किया। हालांकि सर सैयद अहमद खां प्रारंभ में राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, राजनीतिक चेतना से भी जुड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने 1875 में अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और उसके पहले जो प्रिंसिपल बनाए गए उनका नाम था थियोडर बैक। तो थियोडर बैक जो थे वो अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। कालांतर में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा, मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो इसका पुराना नाम जो था वो अलीगढ़ ओरिएंटल विद्यालय था, और इसके जो पहले प्रिंसिपल थे थियोडर बैक थे। तो थियोडर बैक के संपर्क में आने के बाद सर सैयद अहमद खां की विचारधारा बढ़ने लगी, और सर सैयद अहमद खां धीरे धीरे वो राष्ट्र प्रेमी कम हो गए और संप्रदाय प्रेमी अधिक हो गए। तो संप्रदाय पर ज़्यादा फोकस किया, और इस्लाम में कहीं न कहीं मेरा जो अपना खुद का मानना है वो संप्रदाय को पहले रखते हैं और राष्ट्र को बाद में रखते हैं। तो राष्ट्र प्रेम जो था वो संप्रदाय प्रेम पर भारी नहीं हो पाया, संप्रदाय प्रेम भारी हो गया, और इनको भड़काने में, इनको चढ़ाने में, इनका ब्रेन वॉश करने में थियोडर बैक की भी इसमें बड़ी भूमिका थी। और सर सैयद अहमद खां ये समझ गए कि हिंदू मुसलमान को एक साथ रखना वो सही नहीं रहेगा, और जब तक मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन से, या मतलब आप ये कह सकते हैं कि साइंस से, तकनीक से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो जागरूक नहीं होंगे, जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक भारत में सहभागिता पाना या भारत में अपने विचारधारा को आगे बढ़ाना इतना आसान
नहीं रहेगा। तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आगे ले जाने का प्रयास किया और हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां बढ़ाने का काम किया। और जो शिक्षित मुसलमान थे उनको इन्होंने कहा कि आप जो है कांग्रेस की तरफ ना जाइए, बल्कि आप अंग्रेज़ों के शासन में, अंग्रेज़ों की रणनीति में विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आप अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए। अर्थात जो कांग्रेस है वो हिंदुओं का शासन लाना चाहती है और हिंदुओं के शासन से हमारा कोई भला होने वाला नहीं, हम जिंदगी भर अल्पसंख्यक बन करके अल्प विकसित बनकर रह जाएंगे। तो उसमें अंग्रेज भी बीच में इंटरफेयर करते थे और सर सैयद अहमद खान को बल मिलता था। तो धीरे धीरे मुस्लिम वर्ग जो था वो कांग्रेस से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। और इसी सिलसिले में सर सैयद अहमद खान ने 1886 में आप कह सकते हैं मोहम्मडन 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल या एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। और ये जो मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस था, ये भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी तो मुसलमानों के लिए इसमें शिक्षा दी जाती थी और ये बताया जाता था कि आप कांग्रेस से ना जुड़ करके अपने आप को आधुनिक शिक्षा से जोड़िए और आधुनिक शिक्षा से जोड़िए, अपनी संस्था बनाइए, अपनी बात रखिए। अर्थात कांग्रेस के प्रति जाने, कांग्रेस के विचारों से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय सबसे अधिक जो लोग थे वो मुसलमान जो थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो इस संस्था के माध्यम से जो कांग्रेस में भागम भाग थी मुसलमानों की, उससे लोग कम जुड़े और उनका लगाव धीरे धीरे कम हुआ। और यही संस्था आगे चल करके मुस्लिम लीग के जनन के रूप में या मुस्लिम लीग की स्थापना के रूप में जिम्मेदार मानी जाती है। तो हिंदू और मुसलमान अगर दूरियां दोनों में आई है तो कुछ हद तक ये क्रेडिट किसे दिया जाता है, सर सैयद अहमद खां को दिया जाता है। और सर सैयद अहमद खां जो थे वो पहले राष्ट्र प्रेमी थे लेकिन बाद में संप्रदाय प्रेमी हो गए थे और उनके विचारों को बदलने में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो प्रिंसिपल था थियोडर बैग था, पहला था ये प्रिंसिपल, इसका विचार इन पर चलता था। इसकी वजह से हिंदू और मुसलमान अलग होते गए। और आपने सुना होगा कि 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां तृतीय के नेतृत्व में 35 सदस्यीय दल जो था, 35 सदस्यीय दल, वो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से, उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड मिंटो था, शिमला में मिला। तो कहने का मतलब है कि मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति को लेकर, प्रशासनिक स्थिति को लेकर के आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को 35 सदस्यीय दल तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। और ये मिलने के लिए, इसके लिए प्री प्लानिंग बनाई गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो मिंटो थे, मिंटो और इनके जो निजी मंत्री थे, मिंटो के निजी मंत्री थे, उनका नाम था कर्नल स्मिथ। इन दोनों लोगों ने इशारा किया था, खास करके कर्नल स्मिथ ने इशारा किया था। और किससे इशारा किया था? जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल थे, तीसरे प्रिंसिपल थे, उनका नाम था आर्थबोल्ड स्मिथ। कर्नल स्मिथ ने, जो कि इनके निजी मंत्री थे मिंटो के, उन्होंने लेटर लिखा था आर्थबोल्ड के पास। और आर्थबोल्ड जो थे वो प्रिंसिपल थे, और प्रिंसिपल किसके थे? अलीगढ़ ओरिएंटल विद्यालय के। तो आर्थबोल्ड ने इन दोनों के कहने पर, खास करके कर्नल स्मिथ के कहने पर, इसने
विश्वविद्यालय के जो सचिव थे, ये प्रिंसिपल हो गया, और विश्वविद्यालय के जो सचिव थे उनका नाम था मोहसिन मुल्क। मोहसिन मुल्क। तो मोहसिन मुल्क को एक लेटर लिखा और कहा कि आप लोग अगर चाहें मुस्लिम लीग के गठन को लेकर या मुसलमानों की स्थिति को लेकर के आप तत्कालीन गवर्नर जनरल मिंटो से मिल सकते हैं। तो मोहसिन मुल्क के इशारे पर ढाका के मतलब जो आगा खां थे, इनके नेतृत्व में 35 सदस्यीय दल यहाँ पर पहुंचा था। तो मेरे कहने का मतलब है कि आगा खां के नेतृत्व में जो 35 लोग गए थे, ये अपने आप नहीं गए थे, बल्कि इशारा किसकी ओर से था, तो कर्नल स्मिथ की ओर से था। और कर्नल स्मिथ जो थे वो मिंटो के निजी मंत्री थे, और निजी मंत्री कर्नल स्मिथ ने अलीगढ़ ओरिएंटल विद्यालय के प्रिंसिपल आर्थबोल्ट से इशारा किया था कि आप जो है सचिव मोहसिन मुल्क से कहिए कि मोहसिन मुल्क जो है कुछ लोगों के साथ मिल करके और मिंटो से मुलाकात करें, और उसमें मुलाकात जब करेंगे तो मुसलमानों को स्वशासन दिया जाएगा, मुसलमानों को अलग से शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा, उनके अलग से स्थिति लाई जाएगी। तो इसी लेटर के आधार पर आगा खां के नेतृत्व में 35 लोग जो है शिमला में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मुलाकात कर दिया, और लॉर्ड मिंटो के सामने आगा खां ने कहा कि मुसलमानों को स्थानीय शासन में, स्वशासन जिसको कह सकते हैं, स्थानीय शासन, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल में, तीनों में स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर मुसलमानों के एक विशेष स्थिति प्रदान किया जाए, अर्थात इनको अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। ग्रामीण शासन में इनको अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रांत में भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, केंद्र में भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, और इनके राजनीतिक अधिकार की रक्षा की जाए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के शिमला में 35 सदस्यीय लोग मिले थे, और ये 1 अक्टूबर 1906 की बात है। तो उसी समय जो है कुछ महीनों के बाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो अगर पूछा जाए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। और इसका जो संस्थापक अध्यक्ष था, तो संस्थापक अध्यक्ष जो थे वह बताएंगे सलीमुल्लाह खां थे। और प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, इसके जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी वह बताएंगे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन के द्वारा की गई। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन के द्वारा की गई। ये प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थापक अध्यक्ष कौन है, तो संस्थापक अध्यक्ष जो थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां थे, और पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। और मुस्लिम लीग के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, स्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताइएगा उनका नाम था आगा खां। देखिए इसमें कई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। संस्थापक अध्यक्ष पूछा जाए सलीमुल्लाह खां, प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, और स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आप बताइएगा आगा खां है। और मुस्लिम लीग की प्रस्तावना किसने तैयार की थी, तो मुस्लिम लीग की प्रस्तावना जो तैयार की गई थी वो दो लोगों के द्वारा। एक तो जो सैयद अहमद खां के उत्तराधिकारी थे, नवाब थे, और जो अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज के सचिव थे वो मोहसिन मुल्क थे। मोहसिन उल मुल्क थे। और दूसरे जो थे वकार उल मुल्क
मुश्ताक हुसैन थे, मुश्ताक हुसैन थे। इन दोनों लोगों ने मिल करके मुस्लिम लीग की प्रस्तावना को तैयार किया था। मोहसिन मुल्क और वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, इन दोनों लोगों ने मिल करके इसकी प्रस्तावना को तैयार किया था। और मुस्लिम लीग की जो उद्देश्य था, तो मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे 3-4 इनके महत्वपूर्ण उद्देश्य। पहला उद्देश्य जो था मुस्लिम लीग का ये मानना था कि जो भारतीय मुसलमान हैं वो अंग्रेज़ों के प्रति नफरत न रखें, बल्कि अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति रखें। और जब हम मुसलमान उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे तो अंग्रेज़ हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करेंगे। और दूसरा इनका जो एम था कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, विशेष प्रतिनिधित्व रखने के लिए और अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को लेकर के मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना से कहीं न कहीं अंग्रेज़ों ने भारत पर राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से भारत को कमज़ोर किया। बांटो और राज करो की रणनीति बनाते हुए बंगाल विभाजन की वजह से भी हिंदू और मुसलमान में दूरियां बनी। और जिस तरीके से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, तो शिवाजी महोत्सव मनाया गया था, या आप कह सकते हैं कि गणेश महोत्सव मनाया गया था, और हिंदूवादी विचारधारा को लाया गया था। तो इससे भी हिंदू और मुसलमान का जो एक दूसरे पर विश्वास था, भरोसा था, वो भी टूट रहा था। तो कुल मिलाकर के जो ये मुस्लिम लीग है, यही मुस्लिम लीग जो है आगे चल कर के भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। तो मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य थे, आप बताइएगा कि अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति रखना है, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है, और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना है। स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर मुसलमानों के अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करनी है। मुस्लिम लीग का यहाँ तक मानना था कि जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि मुसलमानों के प्रभाव के आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर, जिस तरीके से मुगलों के शासनकाल में मुसलमानों को जिस सम्मान मिला था, उसी तरीके से मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि मुसलमान को जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक आधार पर, ताकत के आधार पर, योग्यता के आधार पर इनको कुछ न कुछ फैसिलिटी दिया जाए। और यही अंग्रेज इस मौके को भुनाने में सफल रहे थे। तो 1908 में जब मुस्लिम लीग का तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो उसमें अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। अर्थात मुस्लिम लीग का शुरुआत से ही मानना था कि जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है, वहाँ पर जो भी लोग निर्वाचित होकर के आए वो मुसलमान ही हो, कोई दूसरी जाति का ना हो। तो अलग निर्वाचक मंडल की बात जैसे 1908 में इन लोगों ने किया, वैसे 1909 में एक साल बाद मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा ब्रिटिश सरकार लेकर के हाजिर हो गई थी। तो आज में जो मुस्लिम लीग आई है, तो मुस्लिम लीग को लाने में सर सैयद अहमद खां की विचारधारा, अंग्रेजों के बांटो और राजनीति करो की विचारधारा, उग्रवादियों की कुछ हिंदूवादी विचारधारा भी इसमें आप कह सकते हैं जिम्मेदार माने जा सकते हो। सबसे बड़ी बात जो थी, जिस तरीके से बंगाल विभाजन के लॉर्ड कर्जन ने ढाका को राजधानी बनाया और पूर्वी बंगाल में जा कर के कहा कि हम मुसलमानों को विशेष सुविधा देंगे, आपके हित की बात करेंगे, तो इसमें कहीं न कहीं जो है देश का नुकसान हुआ। उसमें किसी का भला नहीं हुआ, ना तो हिंदू का भला हुआ, ना मुसलमान का भला हुआ। भला अगर किसी का हुआ सबसे अधिक, तो आप बताएंगे वो अंग्रेज़ों का भला हुआ था, और अंग्रेज़ काफ़ी हद तक इसमें सफल रहे थे। तो जो आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ादी जो हमको बाद में मिली थी, उसके पीछे मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। अगर मुस्लिम लीग ना होती तो 47 के बजाय हम लोग पहले ही आज़ाद हो सकते थे। आज के लिए इतना ही है, तो जय हिंद।